कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस 2.0। यहाँ मिलती है आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो, साथ साथ में जीके से रिलेटेड वीडियोस, और जल्द ही यहाँ पर आपकी हिस्ट्री क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। मे बी नेक्स्ट मंथ से आपकी हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, हम लोग अपने आज का जो करंट अफेयर का सेगमेंट है उसको लेकर बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो आज जो आपका न्यूज़ है, सबसे पहली जो न्यूज़ आपके सामने आई है वो न्यूज़ ये आई है कि अगर बात करें तो आपके डिजिटल एक एक्ट बनाया गया था जिसे कहते हैं हम लोग डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 13 मई 2027 यानी नेक्स्ट ईयर 13 मई 2027 से क्या किया जा रहा है? 13 मई 2027 से ये जो एक्ट है, इस एक्ट को पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का जो प्लान है गवर्नमेंट का, वो चल रहा है। ठीक है, अगर यदि हम लोग बात करें तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यदि हम लोग बात करें, ये जब एक्ट अगर पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो राज्य सरकार है यानी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर कोई भी गवर्नमेंट है, वो यदि उसकी लापरवाही से कोई भी डिजिटल डाटा लीक वगैरह होता है तो उसके लिए उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकेगा। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आजकल के टाइम पर देखा जाए तो आजकल के टाइम पर आपकी डिजिटल डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आजकल देखेंगे तो आजकल आपकी मार्कशीट हो गई, आपके जितने भी रिपोर्ट कार्ड्स हो गए, या फिर इवन आधार कार्ड हो गए, या फिर जितने भी आपका डाटा वगैरह होते हैं उनको ज़्यादातर हम लोग किस में रखते हैं? डिजिटल फॉर्म में, है ना। ज़्यादातर हम लोग डिजिटल फॉर्म में रखते हैं। तो अब ऐसे में हमारा डाटा लीक ना हो, हमारा डाटा प्रोटेक्ट रहे, उसके लिए ज़रूरी कदम उठाना ज़रूरी है। और उसी के सिलसिले में कदम उठाया गया जिसे कहते हैं हम लोग डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये होता क्या है, आइए इसको देखते हैं। अगर हम लोग बात करें डिजिटल पर्सनल डाटा एक्ट की, तो सबसे पहले तो ये 2023 में बना था, इम्प्लीमेंट 27 में होगा, पर बना कब था? 2023 में। ठीक है, और ये क्या है? ये बेसिकली इंडिया का एक प्राइवेसी लॉ है जो क्या बताता है, जो बेसिकली डिजिटल पर्सनल डाटा को रेगुलेट करता है, यानी डिजिटल पर्सनल डाटा से रिलेटेड चीज़ है। अच्छा, अब इसमें है क्या? इसमें यदि हम लोग बात करें तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस एन इंडिविजुअल राइट टू प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा विद द नीड ऑफ लॉफुल डाटा प्रोसेसिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन। यानी कहीं ना कहीं ये जो भी आपके मतलब डाटा वगैरह जिनका भी लिया जा रहा है, जिनका भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उनके पास ये उस इंडिविजुअल के पास ये राइट होगा कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, और न केवल प्रोटेक्ट कर सके बल्कि नियम के तहत लॉफुल तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया सके। मान लो इनकेस यदि इन फ्यूचर में वो कोई डाटा लीक होता है तो उसके अगेंस्ट में वो एक्शन ले सके। तो आइए इसी के आगे देखते हैं। अब इसमें अगर बात करें तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म को समझना जरूरी है। इस एक्ट में कुछ टर्म्स बताए गए। सबसे पहला एक वर्ड यूज़ किया गया, डेट इज डाटा प्रिंसिपल। ये क्या? द इंडिविजुअल टू होम द पर्सनल डाटा रिलेट्स, यानी कि जिसका भी पर्सनल डाटा अपलोड हो रहा है, जिसका आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गई, कुछ भी अपलोड हो रहा है, वो कहलाएगा डाटा प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा आगे देखिए, डाटा फिड्यूसरी एंड इनिशिएटिव, यानी कि बेसिकली आपके दैट डिटरमाइन द प्रपोजल मीन्स, यानी कि जो भी कॉरपोरेशन, जो भी कंपनी वगैरह आपसे डाटा मांग रही है ना, पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग डाटा, यानी कि जो डाटा आप भेज रहे हो उस डाटा के लिए जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, उसको कहेंगे डाटा फिड्यूसरी। ठीक है, तीसरा आता है कंसेंट मैनेजर। कंसेंट मैनेजर क्या होता है? अ रजिस्टर्ड इनिशिएटिव दैट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द डाटा प्रिंसिपल, यानी बेसिकली ये आपके डाटा जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो डाटा अपना दे रहा है, उसकी हेल्प के लिए बनाया गया। और कंसेंट मैनेजर क्या करता है? कंसेंट मैनेजर बेसिकली आपके कह सकते हो कि एक तरीके से डाटा पर्सनल की हेल्प करता है। और डाटा पर्सनल की हेल्प किस चीज़ में करता है? ताकि वो रिव्यू कर सके, है ना, मैनेज कर सके, और साथ साथ में अपना जो डाटा है उस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए अपने कंसेंट वगैरह दे सके। और एक आता है आपका DPBI,
DPBI की बात करोगे तो ये क्या होता है आपका डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली ये क्या, ये एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है और ये किस लिए बनाई गई, ताकि जो डाटा से रिलेटेड इश्यूज है उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो ये टर्म्स आप लोग समझ लीजिएगा, तभी आगे समझ में आएगी बात। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे एक्सेस एंड करेक्शन, यदि हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आपके ये बताया गया क्या, द राइट टू ऑब्टेन समरी ऑफ पर्सनल डाटा एंड रिक्वेस्ट करेक्शन और इरेजर। यानी इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये है कि यदि कोई पर्सनल, कोई इंडिविजुअल ये चाहता है कि भाई मैंने जो डाटा भेजा उस डाटा की समरी मेरे को मिले कि वो डाटा कहाँ यूज़ हो रहा है, तो उसके पास ये राइट होगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल, राइट टू इजली रजिस्टर कंप्लेंट, यानी विद डाटा फिड्यूसरी। अभी मैंने बताया आपको डाटा फिड्यूसरी क्या होता है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे डाटा मांग रही है, राइट। तो ऐसे में मान लीजिए कोई कंपनी है, उससे डाटा लीक हो जाता है इन केस, तो वो उसके अगेंस्ट में कंप्लेन वगैरह इशू करा सकते हैं। और रिवोकेशन ऑफ कंसेंट, इसमें यदि आप देखोगे तो इसमें आपके वही वाली बात है कि कभी भी मान लो आज मैंने अपना डाटा का परमिशन दे दिया, अपना कंसेंट दे दिया, और इन फ्यूचर में लगा कि भाई ये गलत हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना कंसेंट वापस ले सकता हूँ। ठीक है, और चौथा आता है आपका नॉमिनेशन, राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन टू एक्सरसाइज राइट्स इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ, यानी कि मान लो मैंने कोई डाटा अपलोड किया, मेरी डेथ हो गई, तो ऐसे में मैं दूसरे पर्सन को भी ये बोल सकता हूँ कि भाई आप मेरे बिहाफ पर अपना डाटा जो है, मेरा डाटा जो है उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये टर्म्स है। अब बात करें तो जो डाटा फिड्यूसरी यानी जो कंपनी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, उनके लिए कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि उनके लिए कुछ बातें कही गई हैं, उनके लिए कुछ आपको लिमिटेशंस कही गई हैं, या फिर उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। पहला, एक्सप्लिसिट कंसेंट, यानी जो भी कंसेंट लिया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दोगे। ये नहीं कि होटल का कोई चल रहा है आपका और होटल में आपने क्या लिख दिया, स्टार बना दिया और लिख दिया नीचे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, नहीं, पूरी तरीके से इन्फॉर्म करोगे डाटा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, एंड अनकंडीशनल एंड कंप्लाइंट बाय अ क्लियर अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि पूरी तरीके से इस डाटा क्या काम होगा क्या नहीं होगा वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ट्रांसपेरेंसी, वही वाली बात, डाटा रिक्वेस्ट मस्ट बी accompanied by an itemized notice, organization must make terms available in all 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि हमारे 8 शेड्यूल में मेंशन है, उन सारी 22 लैंग्वेज में पूरी पॉलिसीज़ वगैरह बतानी पड़ेंगी, क्योंकि भाई कोई होता है जिसको इंग्लिश हिंदी नहीं आती है, तो उसके लोकल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स, यानी कि बेसिकली पेरेंटल और गार्जियन कंसेंट इज़ मैंडेटरी, यानी कि अगर कोई 18 साल से कम का बच्चा है तो उसके पेरेंट्स और उसके गार्जियन का कंसेंट लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ब्रीच नोटिफिकेशन, बेसिकली मैंडेटरी नोटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन द रेलेवेंट ऑफ डाटा ब्रीच बोथ टू द DPBI एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल, यानी मान लो इन केस ऐसा होता है डाटा वगैरह लीक होता है, तो उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी आपका डाटा दे रहा है उसको प्रेजेंट करना कंपलसरी हो जाएगा। तो ये कुछ आपकी बातें थी, चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए इन केस कोई कंपनी ऐसा बोलती है कि भैया हम तो नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट्स हैं। क्या क्या पनिशमेंट्स है? सबसे पहले स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल पेनल्टीज, ठीक है, लगभग 250 करोड़ से भी ज़्यादा। मान लीजिए इम्प्लीमेंट रिजनेबल सिक्योरिटी से, यानी सिक्योरिटी आप अगर नहीं कर पा रहे डाटा वगैरह वाले को, तो 250 करोड़ से ज़्यादा आपको पेनल्टी। दूसरे केस में 200 करोड़ से ज़्यादा। यदि आपने एक बोर्ड का, जो बोर्ड बनाया गया था ना, बोर्ड मैंने आपको बताया था ना पीछे, कौन सा बोर्ड, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, यदि आपने उसको नोटिफाई नहीं किया कि भाई डाटा लीक वगैरह हो रहा है, तो फिर आपके ऊपर 200 करोड़ का फाइन लगाया जा सकता है। और इस प्रोविज़न का कोई भी, यदि आप कोई भी इस एक्ट का कोई प्रोविज़न वायलेट करते हो तो आपको 50 करोड़ का पेनल्टी देना होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे इसी न्यूज़ में ऐड किया गया, इसी न्यूज़ में आपको ये ऐड किया गया क्या कि एक मॉडल आता है जिसको कहते हैं हम लोग सिक्योर बाय डिज़ाइन मॉडल, यानी कि बेसिकली ये बोला गया कि जो भी डाटा वगैरह, उस डाटा को सिक्योर करने के लिए एक डिज़ाइन मॉडल तैयार किया जाएगा, और इसी की हेल्प से क्या होगा, इसी की हेल्प से आपका जो है डाटा वगैरह सिक्योर किया जाएगा। अब ये डिज़ाइन मॉडल क्या होता है? इज ए फाउंडेशनल साइबर सिक्योरिटी अप्रोचेज दैट इंटीग्रेट सिक्योरिटी सेफगार्ड्स डायरेक्टली इनटू टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। जैसे आपका हार्डवेयर हो गया,
सॉफ्टवेयर हो गया, इन सब में जो भी डाटा वगैरह जा रहे हैं उनको सिक्योर करने का काम डिज़ाइन मॉडल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें बात करिए कोर प्रिंसिपल्स की, यानी कि जो आपका डिज़ाइन मॉडल बताया मैंने, इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। पहला, द सिक्योर बाय डिज़ाइन मॉडल रिलाइज ऑन सेवरल फाउंडेशन पिलर्स ऑफन चैम्पियन बाय साइबर डिफेंस एजेंसीज लाइक CISA, है ना। यानी कि अलग अलग जो साइबर डिफेंस एजेंसी है वो इस मॉडल का उपयोग करती हैं। और सिक्योरिटी एज अ को रिक्वायरमेंट, और सबसे पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है कस्टमर सेफ्टी, और साथ साथ में कस्टमर को पूरे तरीके से सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करवाना। और सिक्योर डिफ़ॉल्ट्स, यानी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह ऑनलाइन आप ले रहे हैं उसको सिक्योर करना, यानी कि जो भी डाटा वगैरह आप भेज रहे हैं उस डाटा को सिक्योर रखना। और साथ साथ में एडहरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज गारंटिंग ओनली द बार मिनिमम एक्सेस रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी आप डाटा दे रहे हैं उसमें केवल मिनिमम एक्सेस ही होना चाहिए, पूरी तरीके से एक्सेस नहीं होना चाहिए। और ensuring that when a hardware or software system fails it does not so in a way that minimize exposure and prevents unauthorized, यानी मान लीजिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो फेल हो गया, भाई एप्लीकेशन है कभी भी फेल हो सकती है, तो यदि वो फेल हो गया तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में ऐसा आपको सिक्योरिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके। और ट्रीटिंग एवरी यूजर प्रोसेस एंड डिवाइस एज इनहर्टली ट्रस्टवर्दी, यानी सबके जो भी डाटा आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके साथ में विश्वसनीयता बनाए रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए तो अब इसका बेनिफिट किस किस को मिलेगा। इसका बेनिफिट की यदि हम लोग बात करें तो इससे सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि अगर बात करें तो इससे आपकी जो कॉस्ट वगैरह है उसकी काफ़ी बचत होगी। और सिक्योरिटी फ्लो इन द डिज़ाइन फेज इज सिग्निफिकेंटली चीपर देन रिएक्टिंग ए डाटा ब्रिज आफ्टर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो एक तरीके से कॉस्ट आपका इसमें काफ़ी कम पड़ेगा, ये आप बोल सकते हो। एलिमिनेटिंग फंडामेंटल सिक्योरिटी फ्लॉज बिफोर प्रोड्यूस एवर हिट द मार्केट, यानी आपका जो डाटा है वो मार्केट तक पहुँचे उससे पहले ही क्या कर देगा, ये इसको सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करा देगा। और साथ साथ में बेसिकली अगर बात करें तो ये आपका NIST हो गया, GDPR हो गया, इन सब के थ्रू क्या करता है, ये आपको कहीं ना कहीं जो डाटा प्रोवाइड करवा रहा है उसको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और उसको कहीं ना कहीं ट्रस्ट वगैरह प्रोवाइड करवाता है। तो ये था आज का पहली न्यूज़। आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ, जिसका नाम है भारत टैक्सी। अब ये क्या है, देखिए अगर बात करें तो आपके भारत टैक्सी के बारे में अगर बात करें हम लोग तो है क्या कि अगर बात करें जयपुर की, कहाँ, जयपुर, है ना। जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में, सभी को पता है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में अगले माह यानी कि जून के प्रथम सप्ताह से क्या हो रहा है, सरकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी शुरू होने जा रही है। और इस सेवा की सबसे भारत टैक्सी में सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि जैसे क्या होता है, जैसे उबर हो गया, ओला हो गया, ये सब जो गाड़ियाँ आती हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो ड्राइवर होते हैं वो ड्राइवर क्या करते हैं, उन ड्राइवरों को बेसिकली जो भी आप राइड बुक करते हो उसका कुछ परसेंटेज कंपनी को देना होता है। और कई बार कंपनी जो है इतना ज़्यादा परसेंटेज ले लेती है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे में क्या, ऐसे में भारत टैक्सी सेवा चालू की गई, जिसमें ये बोला गया है कि अब जो ड्राइवर्स हैं इस भारत टैक्सी सेवा में होगा उबर ओला की तरह ही, पर इसमें जो आपका ड्राइवर्स हैं वो ड्राइवर्स कंपनी को कोई पैसा नहीं देंगे, यानी ड्राइवर खुद ही मालिक होंगे अपने। ठीक है, यानी सारा पैसा किसके पास आएगा, ड्राइवर्स के पास। तो ये ड्राइवर्स के लिए एक अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो आपके आगे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो न्यूज़ है आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगर इसमें हम लोग देखें तो इस न्यूज़ में आपकी दूसरी बात क्या कही गई कि जो आपके अरुंधति है, अरुंधति क्या करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कहाँ पर, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सॉरी, इंग्लैंड में के ग्लासगो
इंग्लैंड का एक जगह है ग्लासगो। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके 22 जुलाई 22 जुलाई 22 जुलाई से लेकर लगभग 4 अगस्त तक क्या हो रहा है, 4 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, ग्लासगो में। ठीक है। और हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें आपके जो अरुंधति चौधरी हैं, सॉरी नॉट रॉय, अरुंधति चौधरी हैं, वो क्या करेंगी, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। और अरुंधति चौधरी की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, वो एक बॉक्सर है और साथ साथ में कहाँ की रहने वाली हैं, कोटा की रहने वाली हैं। अरुंधति 70 किलो भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी और उनके कोच का नाम क्या है, अशोक गौतम। चलिए याद रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी जीके के हिसाब से और आपके कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो आगे आपकी जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है आपकी सूर्यास्त्र से। सूर्यास्त्र क्या है, देखिए अगर हम लोग बात करें सूर्यास्त्र की तो सूर्यास्त्र आपका क्या है, सूर्यास्त्र एक तरीके से आपका तो उसकी टेस्टिंग मिसाइल है, मिसाइल कह सकते हो आप, एक मिसाइल है जिसकी टेस्टिंग की गई। और ऐसा बोला जाता है कि जो सूर्यास्त्र मिसाइल है ये लगभग 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है। 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को उसके ऊपर हमला कर सकती है। 150 से 300 किलोमीटर तक है सूर्यास्त्र की मारक क्षमता। ठीक है। और साथ साथ में यदि हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आपके इंडिया में ये मेड इन इंडिया का जो नारा लगाया गया था वो कहीं ना कहीं इसमें सक्सेस होता हुआ नज़र आ रहा है। स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूती देते हुए भारतीय कंपनी NIB लिमिटेड ने उड़ीसा में एक्स्ट्रा और प्रीडेटर हॉक सूर्यास्त्र रॉकेटों का सफल परीक्षण किया। ठीक है। और NIB लिमिटेड क्या है, इसी साल जनवरी में सेना से आपात खरीद प्रक्रिया के तहत सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर और रॉकेटों के आपूर्ति का ऑर्डर मिला था इसको। ये कंपनी है NIBE, इसको रॉकेट वगैरह बनाने के लिए मिला था। तो इसने एक रॉकेट बनाया जो 150 से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो आगे आपकी जो न्यूज़ है वो न्यूज़ आपकी ये है, लास्ट आज की न्यूज़ है वो है आपकी संघमित्रा से रिलेटेड। अब ये संघमित्रा क्या है देखते हैं। चलिए आगे एक संघमित्रा की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आज क्या हुआ, आज आपका संघमित्रा का जो है वो लॉन्च किया गया और ऐसा कह सकते हो कि संघमित्रा को आज ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। और इसमें आपके इसकी वजह से जो नेवी है उस नेवी में काफ़ी खुशी का माहौल रहा। नौसेना के लिए निर्मित पहले नेक्सेट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल संघमित्रा का जल अवतरण किया गया। यह किस में काम आता है, गश्त में, पेट्रोलिंग के काम आएगी। ठीक है, किसके काम आएगी, पेट्रोलिंग के। ठीक है, पेट्रोलिंग में काम आती है। अच्छा, और नौसेना के लिए निर्मित पहले नेक्सेट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल संघमित्रा का जल अवतरण किया गया और यह गश्त में काम आएगा। और संघमित्रा का अर्थ है समाज का मित्र। और संघमित्रा किसका नाम था, अशोका की बेटी का नाम। ठीक है, किसका, अशोका की बेटी का नाम। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। अब देखिए संघमित्रा की यदि हम लोग बात करें तो संघमित्रा क्या है, एक INS है और ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। ठीक है, और ये किसके लिए बनाया गया, इंडियन नेवी के लिए बनाया गया। किसने बनाया, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने और इंजीनियर्स GRS। कहाँ बनाया, कोलकाता में। और लगभग इसको 20 मई 2026 को लॉन्च किया गया, आज ही लॉन्च किया गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसकी यदि हम लोग बात करें तो इसकी अगर क्षमता की बात करें तो इसमें लगभग 3000 टन, कितना, 3000 टन। और ये 113 मीटर लॉन्ग वॉरशिप जो है ये INS संघमित्रा में है और ये बेसिकली पेट्रोलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें आज के आखिरी स्लाइड की तो संघमित्रा के बारे में है कि संघमित्रा की अगर बात करें तो लगभग 15,742 किलोमीटर तक ये गश्त कर सकती है, स्पीड ऑफ 40 नोट्स। ठीक है, और इसके हाईएस्ट स्पीड कितनी है, 23 नोट्स है ना। और सबसे तीसरी बात है सेल्फ रिलायंस, यानी कि मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है जैसा मैंने पहले बताया उसको ये कहीं ना कहीं फुलफिल करता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी मशीन्स वगैरह लगी है वो मेड इन इंडिया है। ठीक है, हेरिटेज नेम।
संघमित्रा का जो नाम है इसका मतलब है फ्रेंड ऑफ द कम्युनिटी, यानी समाज का मित्र, ठीक है। और अशोका की डॉटर जो थी कौन, संघमित्रा, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। संघमित्रा वही थी जिनको गौतम बुद्ध ने श्रीलंका भेजा था अपने जो भी मैसेजेस वगैरह है वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड नॉलेज के बारे में लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। देखिए मैंने आपको थोड़ा धीरे धीरे बोला क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अभी थोड़ा सा मेरे थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड इशू चल ही रहे हैं और डॉक्टर ने बहुत कम बोलने के लिए बोला, इससे थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा प्लीज़। और आप सभी को बहुत बधाई कि आपके 99 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, टोटल 99 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 100 सब्सक्राइबर में केवल 1 सब्सक्राइबर कम है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी सब्सक्राइबर ये पूरे हो जाएंगे और आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।